नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। यूपी के विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण और भाव, तरीके और तेवर स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि चुनावी युद्ध का आगाज तो हो चुका है। दिल्ली में वो संगठन और मंत्रिमंडल विस्तार के सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आए तो 2027 के लिए 80 वर्सेस 20 की जंग का ऐलान भी कर गए। जिस तरह योगी आदित्यनाथ संभल से ब्रज, महाकुंभ से औरंगजेब पर मुखर हैं, उससे ये जानना लाजमी है कि योगी के मन में क्या है। 2027 80-20 की लड़ाई है। अगर कोई औरंगजेब को अपना नायक और आदर्श मानता है तो मैं मानता हूं कि वह एक कोई मानसिक विकृति का शिकार है। उत्तर प्रदेश में आइए ना, हम बहुत अच्छे ढंग से उपचार करवाएंगे। मेरी कार्य पद्धति से ऐसे लग जाए कि मैं बंद के काम कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी के सांसद के बूथ पर बीजेपी कैसे जीती है? वो अपना बूथ नहीं संभाल पा रहा है और ठेका सब जगह का ले रहा है। जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज किया। तेवर बता रहे हैं कि यह चुनाव का ऐलान जंग है। संभल एक सच्चाई है। पुराणों की रचना और पुराणों में भी संभल का जिक्र है। आप मुझे बताइए, 3500 साल पहले इस्लाम का अस्तित्व था क्या? 1976 में एक बड़ा दंगा हुआ, वहां सैकड़ों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, पूरी फाइल दबा दी गई। 1996 में इसी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इन्होंने उनके मुकदमे वापस ले लिए। अंदाज बता रहा है कि 2027 के चुनाव का एजेंडा सेट है। 2027 80-20 की लड़ाई है। 80 प्लस बीजेपी और सहयोगी होंगे, 20 में बाकी सब होंगे। आप देखना, यही रिजल्ट आने वाला है और उसी के लिए सारे कार्य हो रहे हैं और उसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और यही रिजल्ट भी आने वाला है। भाषा बता रही है कि चुनावी जंग में शोले बरसेंगे। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर सुविधा सरकार देना चाहते हो, कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटबुल्ला पर की ओर केस को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लगभग 2 साल का वक्त है, लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ बातों और विचारों से विरोधियों पर कड़े प्रहार कर रहे हैं, उससे सवाल उठता है कि आखिर योगी आदित्यनाथ के मन में क्या है। बोलने वालों का मुंह न मैं बंद कर सकता हूं और न बंद ही किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी उसी से चलती होगी, तो मैं किसी की रोजी रोटी पे क्यों ठोकर मारूं। क्या उपचुनावों में मिली जीत से उत्साहित योगी अब इस मोमेंटम को अगले चुनाव तक कमजोर नहीं पड़ने देना चाहते? हाल ही के चुनावों के परिणाम ने, चाहे यूपी के बाई इलेक्शन रहे हों और चाहे वह हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव के परिणाम रहे हों, इस परिणाम ने बता दिया है कि राजनीति में झूठ का सहारा एक बार आप ले सकते हैं, बार बार नहीं ले सकते। जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज किया है, एक सिरे से खारिज किया। यूपी के अंदर देखो ना, 10 उपचुनाव हुए थे। कुंदर की 65% मुस्लिम पॉपुलेशन है और बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त की। बीजेपी प्रत्याशी ने। क्या योगी आदित्यनाथ को विपक्ष के पीडीए की काट के तौर पर हिंदुत्व की सियासत का सबसे मजबूत शस्त्र मिल गया? महाकुंभ के बहाने जो हम लोगों ने प्रयागराज सिटी की कायाकल्प की है, तो उस कायाकल्प के साथ था, दूसरा ये था कि भाई इंतजार करिए, अब उत्सव मनाने का समय आपका भी आने वाला है और वह उत्सव रंगोत्सव के साथ साथ हमारी ब्रजभूमि की आएगी, मथुरा की आएगी, वृंदावन की आएगी और उसको हम उसके साथ जोड़ेंगे। उस आयोजन को उस रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। वो जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, उन पर उन्हें घेर पाना विपक्ष के लिए आसान नहीं हो रहा। योगी महाकुंभ की बात करते हैं, अयोध्या के राम की बात करते हैं, देश की संस्कृति और पुरातन सभ्यताओं का मुद्दा उठाते हैं। विपक्ष घेरने की कोशिश करता है तो बात सनातन विरोध तक चली जाती है। महाकुंभ
कोई शब्द नहीं है। लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। महाकुंभ के प्रति देश भर से आयोजन के पहले जो क्वेरीज आ रही थी, उसी के बल पे मैं कह रहा था कि 40 से 45 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु वहां आएंगे। लेकिन हमारे जब मित्रों ने उसमें नकारात्मक टिप्पणियां करनी शुरू की तो मैं मानने लग गया था कि अब जनता इनको सबक जरूर सिखाएगी। जो आना नहीं चाहता था वह भी आएगा जरूर, और महाकुंभ में यही हुआ। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ के मौजूदा रूप को लेकर भी सवाल कई हैं। संभल को लेकर योगी आदित्यनाथ के मन में क्या है? मथुरा को लेकर योगी आदित्यनाथ के मन में क्या है? 80 वर्सेस 20 की राजनीति को लेकर योगी आदित्यनाथ के मन में क्या है? 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर योगी आदित्यनाथ के मन में क्या है? राजनीति में आने वाले समय में अपने भविष्य को लेकर योगी आदित्यनाथ के मन में क्या है? मैं एक योगी हूं और योगी के रूप में ही काम करना चाहता हूं। भारत माता के एक सेवक के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उसी के रूप में अपना काम कर रहा हूं। और मुझे अच्छा लगेगा कि कार्य करते करते मुझे गोरखपुर की तरफ जाने का अवसर मिले तो मैं कम से कम अपने योगी धर्म और आगे बढ़ा सकूं। बुलडोजर, माफिया और एनकाउंटर के दौर के बाद योगी आदित्यनाथ जैसे अपनी राजनीति में आगे बढ़ चुके हैं और उनके मन में क्या है, शायद वो ही अब इसे बेहतर समझ रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनावों में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत ब्रजभूमि से करने वाले योगी आदित्यनाथ ने खुले शब्दों में ऐलान कर दिया है कि अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। उनके इस बयान के कई अर्थ तलाशे जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ब्रजभूमि के विकास की बात कही है, लेकिन जिस तरह वो हिंदुत्व के रथ को तेजी से दौड़ा रहे हैं, उसने सियासत में नई बहस छेड़ दी है। इसका सौभाग्य है कि भारत के 3 महत्वपूर्ण तीर्थ जो भारत की सनातन एकता के प्रतीक है, देवादिदेव महादेव का पावन धाम काशी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर से दक्षिण तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में हजारों वर्ष पूर्व जोड़ने की आधार रखने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि इसी उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम के रूप में है। और पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने वाले लीलाधारी हमारे कृष्ण कन्हैया की पावन जन्मभूमि भी उत्तर प्रदेश में है। योगी आदित्यनाथ के बयानों में काशी, अयोध्या के साथ अब मथुरा का जिक्र खुलकर आने लगा है। न सिर्फ आने लगा है, बल्कि मथुरा को लेकर उनके मन में पूरा खाका भी तैयार होता दिख रहा है। बसंत पंचमी से ही वहाँ होली के आयोजन शुरू होने लगते हैं एक एक गांव में। ये जो 8 हमने तीर्थ वहाँ बनाए हैं, मथुरा का है, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, नंदगांव, गोकुल, बलदेव, इन सब में तो आयोजन होते ही हैं, लेकिन एक एक गांव में ये आयोजन होते हैं। एक एक गांव में आयोजन होते हैं और आयोजन में ये टीम अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जगह जाती है। तो एक महाकुंभ के बहाने जो हम लोगों ने प्रयागराज सिटी की कायाकल्प की है, तो उस कायाकल्प के साथ था दूसरा ये था कि भाई इंतजार करिए, अब उत्सव मनाने का समय आपका भी आने वाला है। और वह उत्सव रंगोत्सव के साथ साथ हमारी ब्रजभूमि की आएगी, मथुरा की आएगी, वृंदावन की आएगी, और उसको हम उसके साथ जोड़ेंगे, उस आयोजन को उस रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। योगी आदित्यनाथ के अब तक के कार्यकाल में अयोध्या का मंदिर दर्शन के लिए खुल चुका है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भक्तों का भव्य स्वागत कर रहा है। अब मथुरा का कायाकल्प बाकी है। सीएम योगी ब्रज क्षेत्र के लिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं। इंतजार करिए, जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बन करके चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है।
जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना। मथुरा का उल्लेख सीएम योगी पहले भी बार बार कर चुके हैं। वो नारा लगा चुके हैं कि अब मथुरा की बारी। ब्रजभूमि का भी अब नंबर आने वाला है। अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, अब तो बारी आप ही की है। इस बार जब रंगोत्सव की शुरुआत करने योगी आदित्यनाथ बरसाना के लाडली जू मंदिर पहुंचे तो स्पष्ट हो गया कि मथुरा के लिए जो योगी के मन में है उस पर अमल होने की बारी भी आ चुकी है। योगी आदित्यनाथ मथुरा को अयोध्या जैसा वैभव लौटाना चाहते हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के पूर्व दीपोत्सव के साथ हमने अयोध्या को जोड़ा था। विश्वास बहाली का एक माध्यम था, लोगों को आश्वस्त करने का एक माध्यम था। अच्छा होगा, विश्वास करिए। अयोध्या में हुआ। महाकुंभ के भव्य आयोजन के समापन के बाद सीएम योगी पूरा ध्यान मथुरा पर दे रहे हैं। बरसाना में रोपवे की सुविधा शुरू हो चुकी है। यमुना के संरक्षण का संकल्प लिया जा चुका है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है और मामला कोर्ट में है, लेकिन योगी आदित्यनाथ मथुरा के विकास और धार्मिक महत्व को लौटाने के लिए दृढ़ संकल्प लग रहे हैं। हम लोग तो बहुत पहले से लगे हैं ये आयोजन, वहाँ पे अच्छे कॉरिडोर बने, श्रद्धालुओं की सुविधा हो, अच्छे अच्छे कार्य हों। बहुत सारे मामले वहाँ पे माननीय न्यायालय के अधीन है और सब जुडिस होने के नाते हम लोग उसमें बहुत हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ज़्यादातर वहाँ पे मंदिरों में कोई ना कोई रिसीवर बैठा हुआ है। अगर हम आज के दिन पे वहाँ कुछ करना भी चाहेंगे, दिक्कतें होती हैं। हाल ही में संपन्न हुए यूपी के बजट में भी मथुरा वृंदावन के विकास के लिए एक खास प्रावधान रखा गया था। योगी सरकार इसके अमल की ओर बढ़ भी चुकी है। यद्यपि यहाँ कार्य पहले प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि जब मौका मिले तो चूकना नहीं चाहिए और अब ब्रज क्षेत्र के विकास को वो उस मौके की तरह देख रहे हैं जिसमें सनातन आस्थाओं के पवित्र स्थल को भव्य बना सके। मस्जिद के सर्वे से शुरू हुआ संभल का विवाद होली जुमे की नमाज तक गया और अब धीरे धीरे देश की राजनीति का चुनावी अखाड़ा बन चुका है। संभल पर हो रही राजनीति आखिर किस तरफ जा रही है? सवाल उठ रहा है कि संभल में क्या होगा। मेरे मस्तक मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। अंग्रेजी में एक कहावत है, दिस टू शैल पास। संभल में भी ऐसे ही हुआ। जुमे की नमाज भी हो गई, होली का त्योहार भी बन गया, संभल संभला रहा। सारे डर, सारे अंदेशे खत्म हुए, लेकिन राजनीति लगातार होती रही। ये सरकार के लोग नहीं चाहते कि लोग गले मिलें, लोग भाईचारे में रहें, लोग मोहब्बत करें। ये सरकार बैठी हुई है, नफरत फैलाना चाहती है। जैसे उनकी पत्नी और बेगम पहनती हैं हिजाब, ऐसा ही एक त्रिपाल का हिजाब बना लें, जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढका जाता है। भाजपा हर चीज में प्रेम की जगह नफरत देखती भी है, बोती भी है, काटती भी है और फैलाती भी है। चुनावी नजरों से देखें तो संभल हिंदू राजनीति की प्रयोगशाला के तौर पर सामने आ चुका है। संभल की जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद मुसलमानों के दिन नहीं थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास थी। इन्होंने जबरदस्ती ईएसआई के लोगों को समाजवादी पार्टी की सरकार में मार करके वहां से भगा दिया और उस पर काबिज हुए। उसके बाद इन लोगों ने वहां पर अपने कार्यक्रमों को करना प्रारंभ कर दिया। पूरे संभल कस्बे को हिंदू विहीन कर दिया था।
68 तीर्थों में से बहुत सारे तीर्थ निकल चुके हैं, कुछ पे हमारा कार्य चल रहा है अभी, और ये सब सच्चाई आना चाहिए सबके सामने। भाई ये तो सभी चीजें नीचे दबी हुई हैं, अभी भी बची हुई हैं। संभल की ही तरह यूपी समेत कई राज्यों में मस्जिदों के सर्वे की मांग होने लगी है। संभल में दशकों से बंद मंदिर खोलकर पूजा पाठ शुरू हुई तो प्रदेश के कई शहरों में मुस्लिम इलाकों में बंद मंदिरों को खोलकर उनकी साफ सफाई होने लगी। संदेश ये निकला कि जो मंदिर पहले बंद करा दिए गए, अवैध कब्जे में दबा दिए गए, छिपा दिए गए, उन्हें सरकार ने न सिर्फ खोला बल्कि मुस्लिम बाहुल्य मोहल्ले में पुलिस सुरक्षा पूरी देकर संदेश ये भी दिया जा रहा है कि अब डरने की जरूरत नहीं है। इसी तरह संभल से 52 जुमा एक होली वाली बात क्या निकली? संभल देश की राजनीति का अखाड़ा बन गया। चुनावी राज बिहार तक इसकी आंच पहुंच गई। हिंदू राष्ट्र 1947 में जब देश का विभाजन हो गया तो बचा हुआ राष्ट्र जो है वो हिंदू राष्ट्र है। बागेश्वर बाबा घूम घूम करके सनातनियों को धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना, अगर हमारा तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता इमरजेंसी में आपातकाल में देश पर थोप दिया गया था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें धर्मनिरपेक्षता नहीं है। हमने देखा भी है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे जो भी त्यौहार है सब लोग मिलजुल करके मनाने का काम करते हैं, लेकिन बीजेपी आरएसएस के जो लोग हैं वो भारतीय सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं। हर धर्म के लोगों को बांटना चाहते हैं, देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, लेकिन देशवासी जो है अब इनके मंसूबे को अच्छी तरह समझ गई है कि इन लोगों का काम है देश को बांटना, नफरत फैलाना। सियासत की निगाहें आज संभल पर हैं, पर निशाना सबका अलग अलग है। सर्वे पर फैसले होते रहेंगे, क्या निकला है नीचे से ये भी आगे कभी पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल जो संदेश संभल से बाहर निकालने की कोशिश हो रही है उसने संभल को सियासत का एपिसेंटर बना दिया है। महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। इसी दौरान काशी, अयोध्या, मथुरा, गोरखपुर और वृंदावन नए पंच तीर्थ बन गए और यहां भी भक्तों की संख्या के रिकॉर्ड टूट गए। धार्मिक पर्यटन की ऐसी विराट तस्वीर किस बात का संकेत है? केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार लगातार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा भी दे रहे हैं। ये धार्मिक विकास की कोशिशें हैं या हिंदुत्व की राजनीति का हिस्सा? गोरखनाथ मंदिर योगी आदित्यनाथ के लिए सत्ता का प्रथम प्रस्थान बिंदु। वाराणसी योगी आदित्यनाथ के लिए आध्यात्म की शक्ति का सूत्र। अयोध्या योगी आदित्यनाथ के लिए विजय का वरदान। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में डुबकी लगाई सत्ता के अश्वमेध यज्ञ में विजय का वरदान पाने के लिए, लेकिन इसका असर हुआ यूपी के पर्यटन पर भी। आर्थिक विकास का मॉडल क्या हो सकता है मुझे बताइए ना। महाकुंभ ने तो उसका सबसे बड़ा संदेश दिया कि 7,500 करोड़ लगाइए और 3.5 लाख की इकोनॉमिक ग्रोथ को लीजिए उसके माध्यम से। ये महाकुंभ से बड़ा क्या हो सकता है? योगी आदित्यनाथ के वाराणसी और अयोध्या के दौरे अगर हिंदुत्व की राजनीति का हिस्सा हैं, तो धार्मिक विकास की कवायद भी मानी जा सकती है। महाकुंभ ने आस्था आजीविका का माध्यम हो सकता है, संस्कृति राष्ट्र की समृद्धि का कारक बन सकती है, यह भी उदाहरण प्रस्तुत किया है। और कोई संदेह नहीं हो सकता कि जो बात 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही थी कि भारत की इस पोटेंशियल को, भारत की इस पहचान को, विरासत को विकास के साथ जोड़ करके हम चलेंगे तो देश के लिए सार्थक होगा, तो महाकुंभ ने उसको साबित किया है। सनातन धर्म में 4 धाम की यात्रा का उल्लेख मिलता है, लेकिन महाकुंभ के प्रति ऐसी आस्था उपजी कि देश में नव तीर्थ ही बन गए। महाकुंभ ने 5 ऐसे स्पिरिचुअल कॉरिडोर यूपी के अंदर दिए। काशी से मां विंध्यवासिनी धाम मिर्जापुर होते हुए, काशी प्रयागराज से विंध्यवासिनी धाम काशी का एक, ऐसे ही दूसरा जो
स्पिरिचुअल कॉरिडोर देखने को मिला वह था प्रयागराज से अयोध्या और गोरखपुर का। तीसरा हमारा कॉरिडोर बना था वह बना है प्रयागराज से महर्षि वाल्मीकि की साधना स्थली लालापुर चित्रकूट जनपद में पड़ती है, संत तुलसीदास जी की जन्मभूमि राजापुर ये उसी चित्रकूट जनपद में है। चौथा कॉरिडोर जो बना प्रयागराज से प्रयागराज श्रृंगवेरपुर धाम होते हुए लखनऊ और नैमिषारण्य का, और पांचवा कॉरिडोर जो बना प्रयागराज से वह बना था ब्रज क्षेत्र का, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, बलदेव, गोवर्धन, इन तीर्थों के साथ साथ ब्रज के इन 8 तीर्थों के साथ साथ सुख तीर्थ जो भागवत भूमि है, देश की पहली भागवत भूमि है, इन सभी का बना तो 5 स्पिरिचुअल कॉरिडोर मिले। आस्थावानों की उमड़ती भीड़ के कारण धार्मिक स्थलों को भी नई पहचान मिल रही है और सरकार की कमाई भी हो रही है। और जब आयोजन इस स्तर पर हो तो राजनीति का भी अपना एजेंडा सेट हो ही जाता है। ये बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग हैं जो सनातन धर्म की बड़ी बात कर रहे हैं, इनसे ये बात मैं पूछना चाहूँगा, जो इनके सबसे बड़े संघ के सरसंघ चालक ये हैं मोहन भागवत जी, वो क्यों नहीं गए? क्यों सबसे बड़े धर्म के रक्षक बनते हैं हिंदू समाज के? इसका भी जवाब जनता चाहती है। इस तरह का प्रचार, इस तरह का लोगों को ये बताना कि हम इतनों की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 100 करोड़ लोगों की तैयारी कर रहे हैं। अगर 100 करोड़ लोगों की तैयारी की होती तो भगदड़ में ना किसी की जान जाती, ना किसी के परिवार का कोई सदस्य खोता, और सड़कें और जो स्थान जाना चाहते थे वो अच्छे होते। तो ये इंतज़ाम पोल खोल देते हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके विकसित भारत का सपना, आपका विकास आधा अधूरा है। ये भी सच है कि पिछले कुछ सालों में देश के हिंदू धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार हुआ है और उसका प्रभाव भी श्रद्धालुओं पर पड़ा है। कभी राम मंदिर आंदोलन के साथ देश की राजनीति में धर्म का महत्व शामिल हुआ माना जाता था, जबकि एक सच्चाई ये भी है कि देश की आजादी के साथ ही धर्म और सनातनी मान्यताएं सियासत का हिस्सा थी। लेकिन तब सवाल वर्गों के बीच वोट बैंकों का हुआ करता था। अब मंदिरों में उमड़ती भीड़ इस बात का खुला ऐलान कर रही है कि वर्गों की लकीर मिट रही है। लोकसभा चुनावों में यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। उसके बाद सबसे अधिक उंगलियां योगी आदित्यनाथ की तरफ उठी। उनके नेतृत्व क्षमता पर उनके विरोधियों ने सवाल उठाए। पार्टी और संगठन के स्तर पर वो साथियों के निशाने पर आए। यहां तक कहा गया कि योगी का करिश्मा चुकने लगा है। लेकिन इसके बाद नीति, रणनीति और राजनीति के दम पर जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने वापसी की, उसने बीजेपी को नई ताकत दे दी। न सिर्फ उपचुनावों में समाजवादी पार्टी को करारी मात दी, बल्कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी की कई राज्यों की जीत के शिल्पकार भी बन गए। बांटने का काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया। इन लोगों की मंशा देश के प्रति, सनातन धर्म के प्रति जग जारी रहे, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी विरोधियों की धड़कनें बढ़ा देती है, और जब खेल हिंदुत्व की पिच पर हो तो योगी आदित्यनाथ से बड़ा खिलाड़ी किसी और को नहीं माना जाता। एक जो लोग कथित सेकुलरिस्ट हैं, जो अक्सर इस बात का हम पे आरोप लगाते थे कि महाकुंभ में भेदभाव होता है, या भारत की सनातन परंपरा के बारे में, जाति के बारे में, क्षेत्र के बारे में, भाषा के बारे में, या महिला पुरुष में भेद होता है, तो महाकुंभ ने उनके मुंह पर एक लगाम जरूर लगाया है। 66 करोड़ लोग पूरे देश भर से आए थे, और अगर मैं 66 करोड़ देखूं तो दुनिया के अंदर 120 करोड़ सनातन धर्मावलंबी रहते हैं। उनमें से हर परिवार का 1 या 2 सदस्य जरूर इस आयोजन का हिस्सा बना था। योगी आदित्यनाथ के पहुंचने से पहले ही उनके बयान वायरल होने लगते हैं, और जब वो खुद प्रचार मैदान में होते हैं तो विरोधी योगी आदित्यनाथ के सीधे निशाने पर होते हैं।
बांटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। लोकसभा चुनाव के बाद हुए हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और दिल्ली विधानसभा चुनावों में योगी आदित्यनाथ का जलवा नजर आया था। देश की सुरक्षा में सेंध लगाता है। मौजूदा वक्त में योगी आदित्यनाथ सिर्फ उत्तर भारतीय वोटों की लामबंदी के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाते हैं, बल्कि वो हिंदू आइकॉन की छवि के साथ मैदान में उतरते हैं। देखिए, मैं कोई वारिस नहीं हूँ, मैं एक योगी हूँ। योगी के रूप में ही काम करना चाहता हूँ। भारत माता के एक सेवक के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उसी के रूप में अपना काम कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद योगी के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे थे, लेकिन आमने सामने की लड़ाई के दोनों राउंड योगी जीत गए। पहले 9 सीटों के उपचुनावों वाला राउंड योगी आदित्यनाथ के नाम रहा और दूसरे राउंड में मिल्कीपुर जीतने की चुनौती थी, वो भी योगी आदित्यनाथ जीत गए। उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। लोकसभा चुनावों में अयोध्या सम्मिलित फैजाबाद सीट जीतकर अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के पोस्टर बॉय बन गए, लेकिन मिल्कीपुर जीतकर योगी आदित्यनाथ के लिए 2027 का रास्ता साफ माना जा सकता है। उधर समाजवादी पार्टी मुस्लिम बहुल सीट कटहरी और कुंदरकी की परंपरागत सीटें हार गई, करहल भी मुश्किल से जीती। पीडीए के लोग, पीडीए समाज के तमाम मतदाता देख रहे हैं कि उनके साथ क्या भेदभाव हो रहा है। भैया जो लोग मिल्कीपुर जीत करके कोई संदेश देना चाहते हैं, अयोध्या की हार मिल्कीपुर की जीत बराबर नहीं कर सकती है। अयोध्या की हार हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या की हार रहेगी, वो बदला नहीं हो सकता मिल्कीपुर की जीत। जो लोग ये कह रहे हैं मिल्कीपुर जीत करके बदला ले लिया, अयोध्या का बदला कोई नहीं हो सकता। अयोध्या की जनता ने अयोध्या में जिताया था, ये चुनाव भी जीत जाते, लेकिन इन्होंने बड़े पैमाने पे बेईमानी की है। एक में जीत सकते हो, लेकिन इस तरह की जो काम किया है वो 403 में आपकी 420 नहीं चलने वाली आने वाले समय में। लोकसभा चुनाव के खत्म होते ही यूपी से 2027 की लड़ाई का बिगुल बजने लगा था। उपचुनाव नाक की लड़ाई का सवाल बन गया था, लेकिन उपचुनाव जीतकर 2027 की दौड़ में योगी आदित्यनाथ ने बढ़त हासिल कर ली है, क्योंकि मुद्दा 10 सीट की हार जीत से कहीं अधिक नैरेटिव का था। 2022 में योगी आदित्यनाथ ने 80 बनाम 20 की लड़ाई का नारा दिया था। तब स्पष्ट रूप से इसे बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के बीच चुनावी लड़ाई माना गया था। अब फिर से 2027 की लड़ाई का बिगुल बजाते हुए योगी आदित्यनाथ ने 80 बनाम 20 की लड़ाई का ऐलान किया है। इस बार इसके अर्थ और भी अधिक व्यापक हैं। इस 80-20 की लड़ाई है। 2027 की चुनावी लड़ाई का योगी ने किया ऐलान। 2027 के लिए तैयार है योगी का मास्टर प्लान। 2027 के यूपी विधानसभा में लड़ाई 80 बनाम 20 की होगी, इसकी विधिवत घोषणा योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। लेकिन ये लड़ाई कैसे होगी, क्या रणनीति होगी? 80 वर्सेस 20 का मतलब क्या है? क्या योगी आदित्यनाथ का इशारा 80% बहुसंख्यक और 20% अल्पसंख्यकों के बीच मुकाबले से है, या 80% में बीजेपी और सहयोगी दल और बाकी 20% में विपक्षी नेताओं के गठबंधन से है? आखिर 80 वर्सेस 20 से योगी आदित्यनाथ का तात्पर्य क्या है? 2027 80-20 की लड़ाई है। 80% 80+ बीजेपी और सहयोगी होंगे
20 में बाकी सब होंगे, आप देखना यही रिजल्ट आने वाला है और उसी के लिए सारे कार्य हो रहे हैं और उसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और यही रिजल्ट भी आने वाला है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में सीएम योगी ने जब पहली बार 80 वर्सेस 20 का नारा दिया था, तब बीजेपी को 255 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने सबको चौंकाया था। बीजेपी को 33 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को 37, कांग्रेस को 6 और अन्य के खाते में 4 सीटें आई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गठजोड़ वाली रणनीति ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया। समाजवादी पार्टी ने यादव, मुस्लिम, पिछड़े और दलित समुदाय के गठजोड़ को साधा और नतीजों में बड़ा उलटफेर कर दिया। लेकिन विधानसभा उपचुनाव में योगी ने फिर से वापसी की। इस बार योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की लहर पर सवार होकर आए। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। बटे थे तो कटे थे, अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बीजेपी ने न सिर्फ 10 में से 8 उपचुनावों में बड़ी जीत दर्ज की, बल्कि कुंदरकी जैसी 60% से अधिक मुस्लिम बाहुल्य सीट भी जीत ली और मिल्कीपुर जीतकर अयोध्या में मिली हार का बदला भी ले लिया। 2027 के चुनाव से पहले महाकुंभ और अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा भी चुनावी चर्चा का केंद्र रहेगा। प्रयागराज से दूसरे जिलों तक संगम का जल पहुंचाने की कवायद भी जातियों की विपक्षी राजनीति के सामने बीजेपी की हिंदुत्व की मजबूत दीवार खड़ी करना माना जा रहा है। 2024 को जब अयोध्या में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और प्रभु रामलला अयोध्या में विराजमान हुए, समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध किया था। समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध करके आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया था। ये वही समाजवादी पार्टी है, ये वही समाजवादी पार्टी है जिस समाजवादी पार्टी के हाथ कार सेवकों के खून से सने हुए हैं, जिन्होंने सरयू मैया को कार सेवकों के खून से लाल करने का काम किया था। अयोध्या की गलियों में निर्दोष कार सेवकों पर गोलियां बरसाई थी। भारत माता की। योगी आदित्यनाथ अपनी आक्रामक राजनीति के चलते न सिर्फ लगातार दूसरी बार यूपी में सरकार बनाने में कामयाब रहे, बल्कि दूसरे राज्यों में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय भी बन गए। हरियाणा, महाराष्ट्र चुनावों में तो उनके बयानों ने खूब सियासी हलचल मचाई। ये देश का इतिहास है। अयोध्या में 500 वर्षों तक अपमान इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि बटे थे। काशी में इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि बटे थे। मथुरा में इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि बटे थे। हमें देश के अंदर अन्य स्थानों पर भी इसीलिए झेलना पड़ रहा है क्योंकि हम बटे थे। ये जाति के नाम पर बांटने वाले जितने भी नेता हैं, ये सभी देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। हमें बटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। हुकूमत तुम्हारे पास, पैसा तुम्हारे पास, बुद्धि तुम्हारे पास, गरीबों को क्या दिया? इनको गुलाम रखने का तुम्हारा इरादा है। विपक्ष, खास तौर पर समाजवादी पार्टी एक बार फिर पीडीए पर जोर दे रही है, लेकिन बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर प्रखर है। योगी आदित्यनाथ की प्रशंसकों के बीच अक्सर यह बहस छिड़ती है कि वो दिल्ली कब जाएंगे, क्या वो पीएम मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं? योगी आदित्यनाथ ने इसका जवाब खुद देते हुए सारी अटकलों पर विराम लगाते हुए अपने भविष्य की भी भविष्यवाणी कर दी।
चुनावी विश्लेषकों की माने तो नरेंद्र मोदी के अल्टरनेटिव के तौर पर देश में योगी आदित्यनाथ को देखा जा रहा था। वही तेवर, वही अंदाज, वही राजनीति की समझ। ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या पीएम मोदी के बाद बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ की शक्ल में एक और लीडर तैयार हो रहा है। इसका जवाब खुद योगी आदित्यनाथ देते हैं। क्या आप बीजेपी के राजनीति के वारिस के तौर पर अपने आप को देखते हैं? देखिए, मैं कोई वारिस नहीं हूं, मैं एक योगी हूं और योगी के रूप में ही काम करना चाहता हूं। भारत माता के एक सेवक के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उसी के रूप में अपना काम कर रहा हूं। हालांकि राजनीति अनिश्चितताओं और सरप्राइजेस का खेल माना जाता है। यहां कल क्या हो जाए कहना मुश्किल होता है। हमारी इस पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।